नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, पद परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिंदु में, इस अध्याय में बहुत सारे बिंदु व्याकरण के समाहित किए गए हैं, जिन्हें आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पद परिचय। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पद होता क्या है। पद का अर्थ होता है शब्द, और ये जो शब्द हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हमने पूर्व में पढ़ा था। जैसे कि संज्ञा पद होते हैं, सर्वनाम पद होते हैं, यानी कि शब्द, पद और शब्द एक ही बात है। विशेषण शब्द होते हैं, और क्रिया शब्द होते हैं, और अव्यय वाले शब्द भी होते हैं। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, किंतु पद परिचय में हम किस प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे वो देखिए, हम आगे चलकर देखते हैं। पद परिचय में सबसे पहले हम जान लें कि हमने पढ़ा था कि जो शब्द है वो वर्णों से मिलकर बनते हैं, सार्थक वर्णों से। जब वर्णों को हम सार्थक क्रम में जमा लेते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, और वे ही शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। होते पद ही हैं, शब्द ही हैं, किंतु वे वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र शब्द है, जो स्वतंत्र सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्दों का हमारी भाषा में कोई उपयोग नहीं है। तो स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तब वह पद कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको पद समझ में आया। अब देखिए परिचय कैसे देंगे हम। देखो, जिस प्रकार परिवार या समाज में हमारा अपना पद होता है, अपना स्थान होता है, और हम अपना परिचय उसी प्रकार से दे सकते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है उसका भी अपना परिचय होता है, अपना स्थान होता है। और यह परिचय वाक्य में भेद के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक आदि के आधार पर दिया जाता है। तो इसको किस प्रकार से देंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वाक्य के पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। यानी कि व्याकरण के अनुसार जिस प्रकार से हमारी व्याकरण कहती है कि कौन कौन से पद होते हैं, जैसे कि हमने बताया 5 प्रकार के पद होते हैं, उन 5 प्रकार के पदों के भी भेद और उपभेद होते हैं। वो सभी हम व्याकरणिक दृष्टि से देखकर, व्याकरणिक नियमों के आधार पर जब हम किसी शब्द का परिचय देते हैं तो वह पद परिचय कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पद परिचय कहते किसको हैं। इसके आगे आप देखेंगे कि पदों के प्रकार के आधार पर हम किस प्रकार से उनका परिचय दे सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 5 प्रकार के पद होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द का भी आप पद परिचय देखेंगे। सर्वनाम शब्द का भी पद परिचय हम आगे देखेंगे, और विशेषण शब्द का पद परिचय, और क्रिया शब्द का पद परिचय। अव्यय शब्द के पद परिचय में हमें 4 प्रकार के अव्यय दिखाई देंगे। अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। ये जो ऊपर के 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और ये जो 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो विकारी होते हैं, विकारी शब्द होते हैं ये। और अव्यय शब्द जो हैं, जिनके अंतर्गत हम क्रिया विशेषण को देखते हैं, संबंध बोधक शब्दों को देखते हैं, समुच्चय बोधक शब्दों को देखते हैं, और विस्मय आदि बोधक शब्दों को देखते हैं। ये 4 प्रकार के शब्द जो हैं वो अव्यय शब्द कहलाते हैं, यानी कि अविकारी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से हम इनके भेद और उपभेद कर सकते हैं पदों के, और इन्हीं भेद और उपभेदों के आधार पर हम इनका परिचय देंगे। अलग अलग हम सभी का एक एक करके परिचय समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द का पद परिचय समझने के लिए
सबसे पहले हमें संज्ञा को भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंदर किसी व्यक्ति, प्राणी, किसी वस्तु का नाम आता है, जैसे मोहन, जयपुर, इस तरह से। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पुस्तक, सोना, छात्र, इस तरह से पूरे के पूरे समूह का बोध होने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, इस तरह से इसमें गुण दोषों का वर्णन होता है। इस प्रकार आपको संज्ञा को मैंने संक्षिप्त में बताया है। यदि आप पूरी तरह से विस्तार से इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संज्ञा का वीडियो देखना है, जिसमें आपको पूरी तरह से संज्ञा समझाई गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं संज्ञा पद का पद परिचय। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम समझें, कौन कौन से? राम ने श्याम को रुपए दिए। एक हमने उदाहरण ले लिया, राम ने श्याम को रुपए दिए। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द 2 हैं, एक तो राम और एक रुपए। यहाँ इस प्रकार से आपके रेखा भी आ सकती है, रेखा खींचकर कह सकते हैं कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए, या फिर कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों का पद परिचय दीजिए। किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ जो संज्ञा शब्द है वो राम है, श्याम है और रुपए है। यहाँ राम और श्याम का तो एक ही प्रकार से होगा, इसीलिए हम केवल राम का पद परिचय करेंगे और रुपए का करेंगे। सबसे पहले हम भेद देखते हैं कि इन शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है। तो आप देखो, राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जो रुपए है वो जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हम लिंग देखेंगे इसका। तो जो राम है वो पुल्लिंग है, रुपए भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार जब हम वचन देखते हैं तो राम एक वचन है, जबकि रुपए जो है वो बहुवचन है। इसी प्रकार कारक अगर हम देखें तो कारक क्या है? राम में कर्ता कारक है और रुपए जो है वो कर्म कारक है। इस प्रकार क्रिया के साथ इसका संबंध भी बताएंगे कि क्रिया के साथ क्या संबंध है। यहाँ क्रिया है दिए। दिए जो है वो क्रिया का कर्ता है। ये जो राम जो है वो जो दिए क्रिया है उसका कर्ता है। किसने दिए? राम ने दिए। तो यहाँ दिए तो क्रिया है और इसका कर्ता कौन है? राम है। इस प्रकार हम इसका संबंध बताएंगे। उसी प्रकार से यदि हम रुपए का क्रिया से संबंध बताएं तो ये जो दिए क्रिया है उसका ये जो रुपए शब्द है वो कर्म है। आया आपको समझ में? दिए क्रिया जो है उसका कर्म कौन है? रुपए। क्योंकि ये हमने शुरू में ही देखा था कि ये कर्म कारक है और ये कर्ता कारक है। इसी प्रकार से आप इन आधारों के ऊपर संज्ञा के किसी भी शब्द का पद परिचय आप आराम से कर सकते हैं। आगे हम देखें, सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो पद परिचय करने से पूर्व हमें सर्वनाम को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा होती है उन शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। अब देखिए सर्वनाम के भेद, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, वो भी आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी हैं, जिसमें देखिए मैं जो है वो उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है और वह अन्य पुरुष है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी आपके सामने हैं।
दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह इस प्रकार के शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ, कोई इस प्रकार के शब्द आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो शब्दों का या दो शब्दों का या दो वाक्यों का संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो, जिसे, जिसका, जिसको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। और निजवाचक सर्वनाम में अपना, स्वयं, खुद इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये आपको संक्षिप्त में सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में बताया गया है। अब हम सर्वनाम शब्दों के पद परिचय के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का आधार दिया जाता है। कौन कौन सा, हम फिर से उदाहरण से समझेंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यह क्योंकि अविकारी है, संज्ञा भी और सर्वनाम भी, इसीलिए इनके भेद, लिंग, वचन, कारक ये सब बदलते रहते हैं। तो इसीलिए हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पद परिचय करते हैं। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ में सर्वनाम शब्द है मैं, और इसी का हमें पद परिचय बताना है। सबसे पहले हम सर्वनाम का भेद बताएंगे कि मैं में सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो यहाँ सर्वनाम तो है किंतु उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग इसमें पुल्लिंग है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। और कारक कौन सा है, कर्ता कारक है, क्योंकि ये पुस्तक पढ़ रहा है, कार्य कर रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है। और क्रिया के साथ इसका संबंध कैसे बताएंगे कि ये जो पढ़ना क्रिया है इसका ये कर्ता है। आगे देखो, हम विशेषण शब्दों का पद परिचय करने से पूर्व विशेषण को भी समझ लें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद भी होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण होते हैं जिसमें गुण बताए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान का यदि कोई व्यक्ति है तो हम उसे राजस्थानी कहते हैं। सुंदर, साफ, ये गुण बताए जा रहे हैं तो गुणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण में एक, दर्जन, कई इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। सब पूरी गिनती वगैरह इसमें आ जाती है। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम लीटर, मीटर, थोड़ा, ज़्यादा इस प्रकार के प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब है कि सर्वनाम शब्दों से जो विशेषण बनाए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, इस प्रकार से और भी कई शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके सामने विशेषण और उसके भेद हैं। अब विशेषण शब्दों का पद परिचय हम कर लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। यह खिलौना सुंदर है। यह खिलौना सुंदर है में ये जो सुंदर शब्द जो है ये विशेषण है और इसी का हमें पद परिचय करना है। किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम विशेषण का भेद बताएंगे कि सुंदर में विशेषण का कौन सा भेद है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, और वचन है कौन सा है, एक वचन है, क्योंकि खिलौना जो है वो एक है, अनेक नहीं है, एक ही खिलौने की बात हो रही है। विशेष्य के साथ हमें संबंध भी बताना है। तो खिलौना जो विशेष्य है उसका गुण व्यक्त कर रहा है सुंदर शब्द। तो यहाँ विशेष्य कौन है? खिलौना, और विशेषण कौन है? सुंदर। इस प्रकार से विशेषण शब्दों का हमें पद परिचय देना होता है। चौथा है क्रिया का पद परिचय। क्रिया किसे कहते हैं? यानी कार्य के करने का पता चलता है जिन शब्दों से वही शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। और क्रिया के कई आधारों पर भेद किए गए हैं, जैसे कि कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए हैं, सकर्मक और अकर्मक।
यदि आपको सकर्मक और अकर्मक को वाक्य में कैसे पहचाने जानना है तो आप क्रिया का वीडियो ज़रूर देखें। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत लिखना, पीना इस तरह के शब्द आते हैं और अकर्मक के अंतर्गत हंसना, रोना इस तरह के शब्द आते हैं। संरचना के आधार पर जो भेद किए गए हैं उसके अंतर्गत संयुक्त क्रिया होती है जिसमें आ गया, इस प्रकार से दो क्रिया एक साथ मिल जाती है तो संयुक्त हो जाती है और संयुक्त क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया के अंतर्गत जैसे सुखाना, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणा दी जाती है किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे लिखवाना, पिलवाना, और पूर्णकालिक क्रिया जिसमें कि कोई कार्य हो चुका हो, जैसे पढ़कर सो गया। कृदंत क्रिया जिसमें कि चलना, लिखना इस प्रकार के शब्द आते हैं। तीसरा हमारा भेद है काल के आधार पर क्रिया का भेद किया गया है, जैसे भूतकालिक क्रिया यानी कि जो क्रिया हो चुकी है उसके लिए भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया यानी कि जो कार्य हो रहा है, और भविष्यकालिक क्रिया यानी जो कार्य होगा आगे आने वाले समय में। तो इस प्रकार से काल के आधार पर इनके 3 भेद किए गए हैं। यदि आपको क्रिया को पूरी तरह से अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब क्रिया का पद परिचय पढ़ते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर क्रिया का पद परिचय दिया गया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि कुसुम निबंध लिखती है, तो लिखती जो है वो क्रिया है और ये क्रिया कर रही है कुसुम। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिया शब्द का भेद बताना है कि यहाँ कौन सी क्रिया है। निबंध यहाँ पर कर्म है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और लिंग यहाँ पर कुसुम है, स्त्रीलिंग है, और वचन जो है एक वचन है, और धातु रूप, क्योंकि क्रिया जो है क्रिया शब्द धातु से बनते हैं और धातु रूप है लिख धातु, तो यहाँ जो लिखना क्रिया है वो लिख धातु से बना है। और काल यहाँ पर है वर्तमान काल। तो इस प्रकार से आपको क्रिया का पद परिचय देना है। अब हम अव्यय का पद परिचय पढ़ेंगे। उससे पहले देखो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, हमने शुरू में ही बताया था, जिसमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण शब्द। अव्यय यानी अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द होते हैं। इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता किसी भी शब्द में, इसीलिए इसके भेद दूसरे तरीके से किए गए हैं और इसका पद परिचय भी करने का तरीका अलग है। तो ध्यान से समझिए, क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं। वे कालवाचक शब्द होते हैं जिसके अंतर्गत अब, तब, पहले, बाद में इस तरह के शब्द आते हैं। स्थानवाचक शब्द जहाँ स्थान का बोध होता है, यहाँ, वहाँ, पास, दूर इस तरह के शब्द आते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत धीरे धीरे, तेज, यानी कि किसी भी कार्य के होने की विधि का पता चलाते हैं। परिमाणवाचक जो शब्द हैं क्रिया विशेषण के, वो हैं कितना, जितना, इस तरह के शब्द आते हैं। अब इसका पद परिचय हम किस प्रकार से देंगे, तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जो तेज शब्द है यह क्रिया विशेषण है, और ये जो है क्रिया है दौड़ता। दौड़ता की विशेषता बता रहा है तेज शब्द। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये शब्द जो है तेज, ये क्रिया विशेषण है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और दौड़ता जो क्रिया है उसकी विधि बता रहा है, उसका तरीका बता रहा है कि वह किस प्रकार से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहा है। तो यह होती है विधि, यानी कि क्रिया की विधि, किस प्रकार से क्रिया चल रही है। तो इस प्रकार आपको क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है। दूसरा, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं, जिसके अंदर 2 शब्दों को या 2 वाक्य को जब आप जोड़ते हैं तो दोनों का समान अधिकार होता है। नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब यह है कि दोनों ही वाक्य या दोनों ही शब्द अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इनको दोनों को जोड़ने का जो कार्य है वो इस प्रकार के शब्द करते हैं।
और, तथा, या, अथवा, परंतु, अतः इस प्रकार के शब्दों से आप दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं जिसके अंदर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों के अंतर्गत दो शब्दों या वाक्यों को हम अलग करते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, जो कि, ताकि, यदि, मानो, इस प्रकार के शब्द आते हैं। एक उदाहरण से हम समुच्चय बोधक अव्यय को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं वो बताते हैं कि मोहित ने खूब मेहनत की और सफल हुआ। यहाँ पर सफल होना और मेहनत की, मोहित ने खूब मेहनत की, इन दो जो शब्द हैं, ये दो जो पद हैं उनको जोड़ रहा है और शब्द, और ये जो और शब्द है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर आप इसको स्पष्ट कैसे करेंगे कि और जो शब्द है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय है। इस प्रकार से आप इसका पद परिचय देंगे। तीसरा आपके सामने संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का मतलब है संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ये शब्द संबंध बताते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का अन्य वाक्यों के अन्य जो शब्द हैं वो किस प्रकार से अपना संबंध रखते हैं। इसके अंतर्गत आगे, पीछे, पास और, द्वारा, हेतु, विपरीत, समान, तक, मात्र, लिए आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण से समझिए, मेरे घर के सामने बगीचा है। तो ये जो मेरा घर है ये और बगीचा, इन दोनों के बीच संबंध कौन से शब्द बता रहे हैं? के सामने। और ये के सामने जो है वो क्योंकि हमें स्थान का बोध करा रहे हैं इसलिए स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हैं। इस प्रकार आप इनको पहचानेंगे। चौथा और अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इसका एक चिन्ह होता है इस प्रकार का जो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। इसके अंतर्गत आपको वाह, आहा, आहाय, बाप रे, छी, धिक इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। एक उदाहरण देखो, वाह कितनी सुंदर जगह है। अब देखिए ये जो शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक वे भाव प्रदर्शित करते हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा भाव प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस वाह से हमें पता चल रहा है कि ये हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो केवल यहाँ पर आपको पद परिचय में इसका इतना ही परिचय देना है। अब देखिए आपके सामने एक ऐसा वाक्य प्रस्तुत है जिसके प्रत्येक शब्द का हम पद परिचय प्रस्तुत करेंगे जिससे कि आपको समझ आएगा कि किसी भी वाक्य में हर शब्द का अपना महत्व होता है और वो अपना स्थान रखता है। उसी स्थान के कारण हम उसे पद कहते हैं और उसी पद का हम हर शब्द का हम परिचय दे सकते हैं। देखो कैसे, जब तुम रेलवे स्टेशन पहुँचे गाड़ी छूट गई थी। यहाँ एक एक शब्द को हम देखेंगे। जब क्या है? एक कालवाचक क्रिया विशेषण है और यह समय का उल्लेख कर रहा है हमारे सामने। तुम क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और यह एक वचन है, कर्ता कारक है, पुल्लिंग है और पहुँचे क्रिया का कर्ता है। यानी पहुँचे जो क्रिया है इसका कर्ता है ये तुम शब्द। रेलवे स्टेशन देखें तो रेलवे स्टेशन क्या है? बहुत सारे होते हैं रेलवे स्टेशन। तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, कर्म कारक है और पुल्लिंग है। पहुँचे में देखो भूतकालिक क्रिया है क्योंकि पहुँच चुके हैं इसलिए भूतकालिक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्तृवाच्य है। गाड़ी है इसमें जातिवाचक संज्ञा है ये और स्त्रीलिंग है, एक वचन है और छूट गई थी क्रिया का कर्ता है। यहाँ देखिए दो कर्ता है, दो ही क्रिया है। पहुँचे का कर्ता कौन है? तुम है। पहुँचे जो क्रिया है उसका कर्ता तो तुम है और छूट गई थी इसका कर्ता गाड़ी है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से समझना। छूट गई थी भी क्रिया है
कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, भूतकालिक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, क्योंकि एक ही गाड़ी का बोध हो रहा है। और यहाँ पर कर्ता गाड़ी है और ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता को मुख्य बना दिया गया है। यदि आपको वाच्य अच्छे से विस्तार से समझना है तो आप वाच्य का वीडियो ज़रूर देखें। इस प्रकार एक ही वाक्य में आप देखिए इतने सारे शब्द होते हैं और प्रत्येक शब्द अपना स्थान रखते हैं। इसी को पद परिचय कहते हैं। तो यदि आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।